जी, आज हमने रिवीजन में सबसे पहले मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को रिवाइज करना है। मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आपको ये पता है कि मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो कॉस्टिंग सिस्टम हैं और दोनों कॉस्टिंग सिस्टम में हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फिर प्रॉफिट की रिकंसिलेशन करते हैं। तो मैं आपके सामने एक डाटा लिखता हूं। दिस डाटा relates to product X. Sale price per unit $30. Direct material cost, direct labor cost, direct expenses, variable overheads और fixed overheads. Direct material cost is $5, labor cost is $8, direct expenses $2, variable overheads $1 and fixed overheads $3. Variable selling cost $1 या $1.5 लिख लेते हैं। Fixed selling cost $2.5। तो ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया। आपसे पहली रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। दूसरी रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री कॉस्ट इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तीसरी रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चौथी रिक्वायरमेंट है टोटल कंट्रीब्यूशन। पांचवी रिक्वायरमेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। छठी रिक्वायरमेंट है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। यानी अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करे तो प्रॉफिट क्या होगा और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करे तो प्रॉफिट क्या होगा। और सातवीं रिक्वायरमेंट है डिफरेंस इन प्रॉफिट्स। यानी दोनों कॉस्टिंग सिस्टम में प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस आएगा। अभी डाटा में एक चीज और लिखनी है, कंपनी प्रोड्यूस्ड 10,000 units and sold 8,500 units. There was no opening inventory. तो ये डाटा है। इस डाटा में से हमने ये 7 चीजें जो हैं
ये फाइंड आउट करनी है तो ये कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन हो जाएगी, पूरा टॉपिक इससे रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करे तो इन्वेंट्री की क्या कॉस्ट होगी। तो आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इन्वेंट्री का पार्ट बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, नॉन प्रोडक्शन कोई नहीं आती। और मार्जिनल में ओनली वेरिएबल आती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें मार्जिनल में जब इन्वेंट्री कॉस्ट बनानी है, मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में हमें पता है सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट आनी है, और मार्जिनल कहता है कि सिर्फ वेरिएबल आनी है। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी, ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आनी होती है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 5 डाटा में गिवन है, 8, 2 और 1, डायरेक्ट लेबर 8, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 और वेरिएबल ओवरहेड्स 1। So the marginal cost will be $16। तो ये आपने पहली रिक्वायरमेंट जो है वो फाइंड कर ली कि मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू बता दें। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू बता दें, यानी अगर कंपनी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करे तो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यू में प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन कहता है कि फिक्स्ड भी आने चाहिए। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है उसका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे। तो ये हमें पता है 5 + 8 + 2 + 1, और फिक्स्ड ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्शन वाले 3। तो ये 16 और 3 $19 हो गया। तो ये अब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ गई। तो ये पहली दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट बतानी थी मार्जिनल कॉस्टिंग में भी और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी। जी उम्मीद है आपको सारा रिवाइज हो गया होगा। अब तीसरी रिक्वायरमेंट में कहता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको याद होगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला था सेल प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट कितने का सेल होगा, माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल प्राइस $30 दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट और वर्ड लिखा है ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यानी जितनी भी हैं, प्रोडक्शन भी नॉन प्रोडक्शन भी। तो हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड्स तो हैं ही वेरिएबल, और ये वेरिएबल सेलिंग भी लेना है। तो इसका मतलब है सारी वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल प्राइस में से माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 5 + 8 13 + 2 15 16 और
1.5 17.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 माइनस 17.5। तो जब आप 30 में से 17.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा $12.5। दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज टोटल कंट्रीब्यूशन। और आपको याद होगा कि टोटल कंट्रीब्यूशन का हम फॉर्मूला लिखते थे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, कि एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड, कि हमने कितने यूनिट बेचे। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज 12.5 और कंपनी ने 8500 यूनिट सेल किए, डाटा में लिखा हुआ है, इनटू 8500 किया तो ये आंसर आ गया जी 1,06,250। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन भी इस कंपनी का हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यहां तक तो पूछ लें। चार चीजें हमने फाइंड कर ली। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री कॉस्ट, फिर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन। जी कोई क्वेश्चन है? अभी तक कोई सवाल नहीं है तो मैं समझता हूं कि कोई सवाल आपने नहीं पूछना। अगर आप पूछेंगे तो मैं फिर जवाब देता हूं। अब मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे जाता हूं। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 5 इज मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट का आपको पता था क्या फॉर्मूला था? मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल कंट्रीब्यूशन तो है 1,06,250। अब फिक्स्ड कॉस्ट दो हैं इस डाटा में, एक फिक्स्ड प्रोडक्शन और एक फिक्स्ड सेलिंग। अच्छा, अब इनका टोटल बनाना है। अब टोटल या तो दिया होता है या बजटेड लेवल के हिसाब से आना होता है। अब मैं इसी डाटा में एक चीज और लिख रहा हूं, बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 10,000 यूनिट्स, यानी एज पर बजट हमने प्रोडक्शन और सेल्स करनी थी 10,000 यूनिट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3 पर यूनिट है, तो उसे 10,000 से ज़रब देंगे तो 30,000 हो जाएगी। जी फिक्स्ड प्रोडक्शन में 3 पर यूनिट थी, इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि बजटेड लेवल इज 10,000। और इसी तरह जो फिक्स्ड सेलिंग है वो 2.5 है और उसको भी 10,000 से ही ज़रब देनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो एक्चुअल लेवल से ज़रब दे देते हैं। ये जो डाटा है ये एक्चुअल है कि कंपनी ने बनाए और बेचे, पास्ट टेंस को शो कर रहा है, ये एक्चुअल डाटा है। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा बजटेड से ज़रब देनी होती है, इसलिए डाटा के अंदर बजटेड होना चाहिए। तो बजटेड प्रोडक्शन और सेल जो हैं वो 10,000 यूनिट्स थी, इसलिए मैंने फिक्स्ड प्रोडक्शन को भी 10,000 से ज़रब दी और फिक्स्ड सेलिंग को भी 10,000 से ज़रब दी। ठीक हो गया? तो यहां पे इसका आंसर आ गया 1,06,250 माइनस 30,000 और माइनस 25,000। तो ये कितना बन जाएगा? 51,250।
तो ये आपका मार्जिनल का प्रॉफिट आ गया। यानी अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करे तो इस पीरियड में इतना प्रॉफिट होगा इसको। ये 5वीं रिक्वायरमेंट थी। और जो 6th रिक्वायरमेंट है वो है अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। और अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट जो है वो आपको पता है कि हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा मार्जिनल प्रॉफिट के प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो हमने मार्जिनल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया 51,250। अब हमें क्लोजिंग ओपनिंग लिखनी है और फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें पता है $3 के। अब आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड होता है। अब क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग कोई नहीं है, 10,000 यूनिट बनाए और 8500 सेल कर दिए, तो यहां से क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 माइनस 8500 विल बी इक्वल टू क्लोजिंग। तो अब यहां से पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 1500 यूनिट का है। तो क्लोजिंग की जगह पे 1500 लिख दो और ओपनिंग कहता है कि कोई नहीं था, तो 1500 को आपने जब 3 से ज़रब दी तो 4500 बन गया। तो ये बना 51,250 प्लस 4500। तो जब हमने इसमें ऐड किया तो ये बना 55,750। तो ये आपका अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन भी समझ आ गई होगी कि अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो वैल्यूज पुट की। अब 7वीं रिक्वायरमेंट थी डिफरेंस इन प्रॉफिट्स, कि दोनों के प्रॉफिट्स में क्या फर्क होगा। डिफरेंस इन प्रॉफिट्स के लिए एक तरीका तो यह है कि आपके पास मार्जिनल का प्रॉफिट भी हो, अब्जॉर्प्शन का भी हो, दोनों को कैलकुलेटर से माइनस कर लें तो डिफरेंस आ जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे इन दोनों को तो ये 4500 का डिफरेंस है। लेकिन आपको याद है कि डिफरेंस अगर डायरेक्ट फाइंड करना हो तो वो भी आपको सिखाया गया था कि डिफरेंस इन प्रॉफिट जो है वो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो क्लोजिंग यूनिट्स हम फाइंड कर चुके हैं 1500, ओपनिंग 0 था और पर यूनिट 3 है, तो डिफरेंस देखें 4500 का ही है। और अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते, दोनों को कैलकुलेटर से माइनस कर देते, तो वो डिफरेंस भी 4500 ही आ रहा है। अब जब आप MCQs देखते हैं तो वो आपसे ये पूछता है कि किसका प्रॉफिट लोअर होगा, किसका हायर होगा। तो आपको याद होगा कि डिफरेंस तो 4500 है, अब किसका प्रॉफिट बड़ा होगा। अब क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 1500, ओपनिंग कितने हैं 0। तो इसका मतलब है जब आपके क्लोजिंग यूनिट्स ग्रेटर होते हैं ओपनिंग यूनिट्स के, तो आपका जो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट होता है वो बड़ा होता है और मार्जिनल का प्रॉफिट छोटा होता है। तो अब आप जरा देखें क्या वाकई अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बड़ा है 55,000 और इसका कितना है 51,000। तो ये बात आपके सामने सच हो गई कि अगर क्लोजिंग यूनिट्स ज्यादा हों तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसलिए अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हायर होगा मार्जिनल से और मार्जिनल का प्रॉफिट लोअर होगा अब्जॉर्प्शन से इस सिचुएशन में। अब सेकंड सिचुएशन इसमें क्या होती है कि अगर ओपनिंग यूनिट्स बड़े हों और क्लोजिंग यूनिट्स थोड़े हों तो फिर मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होता है। और फिर तीसरा पॉइंट ये था कि अगर क्लोजिंग यूनिट्स और ओपनिंग यूनिट्स बराबर हो तो फिर प्रॉफिट भी बराबर होता है, अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू
मार्जिनल प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस वाले एमसीक्यूज और हायर लोअर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, रिवीजन होगी। तो ये 7 रिक्वायरमेंट्स थी, ये सातों की सातों रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये हमने कर ली हैं। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लें। ये स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये डाटा है। और ये इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। जी, ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट। जो एग्जाम की डेट है, डेट अनाउंस हो चुकी है, 28 सितंबर को पेपर है, लेकिन किस दिन कौन सा पेपर होगा, किस टाइम पे होगा, वो आपको बहुत बाद में जाके पता चलेगा। वो ऑलमोस्ट 20 सितंबर के करीब जाके पता चलेगा कि आपका पेपर किस दिन किस टाइम पे है। तो उस चीज के इंतजार में ना बैठें, वो तो आपको बहुत लेट पता चलना है। वो तो 20 सितंबर के करीब जाके कहीं पता चलेगा कि आपका अपना पेपर किस दिन है। तो आप सिर्फ इसको याद रखें कि मेरे एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, मैंने उससे पहले एग्जाम फॉर्म सबमिट कराना है, और पेपर टेंटेटिवली 28 सितंबर से शुरू होंगे। तो आपका पेपर 28 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। वो डेट आपको बहुत लेट जाके पता चलनी है, ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ। तो इसलिए आप बाकी चीजों के मुताबिक अभी चलें। चलें जी, प्रोसेस कॉस्टिंग को रिवाइज करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या चीज़ थी। वैसे तो हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स उसके रिवाइज कराता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग की एक टेक्निक है जो उस इन्वायरमेंट में यूज़ की जाती है जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट होती है। यानी प्रोसेस 1 अपने हिस्से का काम कंप्लीट करता है, वो प्रोसेस 2 को शिफ्ट कर देता है, और प्रोसेस 2 अपने हिस्से का काम कंप्लीट करके तीसरे प्रोसेस को भेजता है, और फिर जाके कहीं फिनिश्ड गुड्स तैयार होती हैं। तो जहाँ पे इन्वायरमेंट इस तरह की हो कि एक प्रोसेस काम करके दूसरे को भेजे, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाएगा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखी। तो प्रोसेस अकाउंट इज वेरी लॉजिकल। तो इसमें टी अकाउंट में 2 साइड्स होती हैं, और फिर हम डेबिट और क्रेडिट साइड को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी यही 3 चीज़ें, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और कॉस्ट। यहाँ पे डेबिट साइड पे ओपनिंग मटेरियल आना होता है, या ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं इसको। जितने यूनिट्स हो इधर लिख देते हैं, जितनी कॉस्ट हो इधर लिख देते हैं। फिर जो आप मटेरियल इनपुट करते हैं इस प्रोसेस में, जितने यूनिट्स हो, जो कॉस्ट हो यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों तो उनकी कॉस्ट भी आ जाएगी। और यहाँ पे नॉर्मल लॉस, उसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें पता है, स्क्रैप वैल्यू लिखनी होती है। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ, और उसको हमने कॉस्ट चार्ज करनी होती है, उसको स्क्रैप वैल्यू नहीं देते। फिर आउटपुट, और उसको क्या कॉस्ट देंगे। और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स हैं और क्या कॉस्ट है उनकी। और फिर ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टैली कर जाती हैं, यूनिट्स में भी और डॉलर में भी।
और अगर अबनॉर्मल गेन हो तो वो इस तरफ आता है, और उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिखनी होती है। और इसी तरह अगर नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट हो, यानी नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट हो, स्क्रैप वैल्यू की तरह कॉस्ट भी हो सकती है, तो वो डॉलर हमने यहाँ लिखने होते हैं, लेकिन यूनिट्स के सामने कुछ नहीं लिखना होता। तो ये मैक्सिमम चीजें थी जो एक प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ सकती हैं। अब ये तो टी अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। जब हमने प्रोसेस अकाउंट पढ़ा तो हमने उसके 3 केसेस पढ़े थे। केस वन वो सिनेरियो था जिसके अंदर ना ही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थी और ना ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जब ना हो तो वहां पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, और उसका फार्मूला था कॉस्ट इंकर्ड, कि मेरे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है माइनस स्क्रैप वैल्यू, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट हो तो वो ऐड होनी होती है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। इसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कहते थे। तो इस फॉर्मूला से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और ये जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है कि ये किस किस को चार्ज होती है, आउटपुट को, अबनॉर्मल लॉस को, और अगर गेन हो तो उसे भी। तो ये पर यूनिट कॉस्ट इन 3 चीजों को चार्ज करनी होती है, अबनॉर्मल लॉस को, आउटपुट को, और अगर गेन हो तो उसको। और ओपनिंग क्लोजिंग पहले सिनेरियो में हमने अज्यूम किया हुआ है कि नहीं है, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग जब होगा नहीं तो उनकी कॉस्ट भी नहीं होगी। तो ये केस 1 था जो कि बहुत आसान था। केस 2 में हमने ये पढ़ा था कि ओनली क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, यानी ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग नहीं है। तो ये ओपनिंग वाली लाइन खत्म हो जाएगी, बाकी अकाउंट इसी तरह नजर आएगा। तो इस सिचुएशन में हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करना सीखे। इक्विवेलेंट यूनिट्स, और उसमें हमने देखा कि मटेरियल का कॉलम अलहदा, लेबर का कॉलम अलहदा, ओवरहेड्स का अलहदा, और सम टाइम इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कह देता है, तो फिर एक ही कॉलम बन जाता है। तो सबसे पहले आउटपुट आती है, आउटपुट 100% आ जाती है कि 100% मटेरियल यूज हुआ, 100% लेबर यूज हुई और 100% ही ओवरहेड्स यूज हुए। फिर उसके बाद अब नॉर्मल लॉस आना होता है, वो भी ऑलमोस्ट 100% या परसेंटेज गिवन होती है कि लॉसेस कब आइडेंटिफाई हुए। जैसे एक सवाल किया था जिसके अंदर लिखा था कि लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट। तो फिर हमने कन्वर्जन कॉस्ट को 50% लिया था और मटेरियल को 100%। तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ कि जो भी परसेंटेज गिवन होगी उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपने वो अप्लाई कर देनी है अब नॉर्मल लॉस पे। इसी तरह अब नॉर्मल गेन अगर हो तो वो लेस होता है एज पर परसेंटेज, यानी जितनी जितनी परसेंटेज होगी उस हिसाब से। लेकिन आपने देखा कि आपके लेवल पे वर्क इन प्रोसेस के साथ गेन उसने किसी सवाल में नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको सिखा जरूर दिया था। और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जिसकी जितनी परसेंटेज है तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमने किया, फिर हमने इनको टोटल कर लिया और टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। और जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो फिर हम फाइंड करते थे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। जी, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स के बाद अगला स्टेप होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट का। तो हम मटेरियल की कॉस्ट फाइंड करते हैं, और मटेरियल के लिए फार्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट हो तो वह ऐड होती है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल।
तो ये यहाँ से मटेरियल का रेट आ जाता है। फिर इसी तरह लेबर, तो ये लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर, तो ये लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। और ओवरहेड्स की कॉस्ट के लिए ओवरहेड की कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड्स, तो ये ओवरहेड्स का रेट आ गया। और फिर इनको तीनों को ऐड किया तो ये वही एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो देखें केस 1 में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट किसी आसान से फार्मूला से कैलकुलेट हो गई थी। अब हमें ये 2 एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ी, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़े और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना पड़ी, फिर जाके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकली। और ये एवरेज कॉस्ट किस किस में यूज होनी है, ये अब आपकी आउटपुट के लिए काम आएगी, आउटपुट की कॉस्ट के लिए, अब नॉर्मल लॉस के लिए और गेन के लिए, दोनों में से जो भी चीज होगी। और अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो ये रेट उनके लिए भी यूज होंगे। तो एवरेज कॉस्ट जो है ये यहाँ पे जब हमने वैल्यूज लिखनी होती हैं तो अब नॉर्मल लॉस के लिए भी ये यूज होती है रेट, आउटपुट के लिए भी और वर्क इन प्रोसेस के लिए भी। और वर्क इन प्रोसेस में हमें पता था कि अगर वो परसेंटेज सेपरेट दे तो मटेरियल का सेपरेट लिखा जाता है, कन्वर्जन का सेपरेट लिखा जाता है, लेकिन यूनिट्स एक ही दफा लिखे जाते हैं, सिर्फ कॉस्ट सेपरेट लिखी जाती है और फिर इन दोनों का सम वही वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट होता है। तो हमने इसके एमसीक्यूज भी किए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हुए हैं। बेटा मेरी तरफ से तो वॉल्यूम आप ही है, आप हैंड्स फ्री यूज कर लें तो सही हो जाएगा। कुछ वॉल्यूम अपना ऊंचा कर लें, मेरी तरफ से ये फुल ही है। ओके, तो ये केस 2 और केस 1 को हमने देखा और फिर एक आखिरी सिनेरियो था केस 3। केस 3 में हमने कहा था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो और उसके साथ साथ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो। तो यहाँ पे फिर फर्दर 2 केसेस बने थे कि कंपनी एवको यूज करती है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करती है। तो एवको में तो हमने कहा था सेम एज केस 2, सेम एज केस 2, यानी केस 2 की तरह ही डील होना है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे सबसे पहले इसी फॉर्मेट के मुताबिक, आउटपुट, अब नॉर्मल लॉस, गेन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो सेम टू सेम वही काम होना है, ओपनिंग को इग्नोर किया हुआ है। लेकिन जब आप कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करेंगे इस मेथड में, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो जब आपने मटेरियल की कॉस्ट फाइंड करनी है तो फॉर्मूला आपका होगा मटेरियल कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट प्लस डिस्पोजल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो यहां से मटेरियल का रेट आ जाएगा। फिर इसी तरह जब लेबर की कॉस्ट की बारी आएगी तो यहां लेबर कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर कॉस्ट, ये जो ऊपर लिखा था ये मटेरियल की कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर, तो ये इसका रेट आ गया। और इसी तरह जब ओवरहेड्स की बारी आएगी तो ये ओवरहेड कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड कॉस्ट, यानी ओपनिंग की कॉस्ट भी करंट पीरियड की कॉस्ट में ऐड करते हैं और ये इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड और इसको यहाँ यूज करेंगे। और ये आपकी करंट पीरियड की कॉस्ट आ गई कि एक कंप्लीट यूनिट पे कॉस्ट कैसे लगी। और ये वही एवरेज कॉस्ट की तरह इसको ट्रीट करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। और ये कहाँ पे यूज होगी, उसी तरह आउटपुट के लिए, नॉर्मल लॉस या गेन के लिए,
और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए। तो ये सेम टू सेम केस 2 की तरह ही है, इक्विवेलेंट यूनिट्स केस 2 वाले फॉर्मेट के मुताबिक ही बनते हैं, सिर्फ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में यहाँ पे ओपनिंग की कॉस्ट भी आ जाती है। तो ये हमने पहले बहुत डिटेल में इस पे प्रॉपर एक लेक्चर लगाया था, बल्कि अगले दिन भी यही सवाल किए थे जी। आप बता दें, आपको ये सारा प्रोसीजर क्लियर हो रहा है? आपके सामने अपने पुराने लेक्चर के हैंडआउट्स होंगे, यही सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया था ताकि आपको अब कुछ सवाल भी हल हो जाए। जी बेटा, सर्विस कॉस्टिंग की तरफ आते हैं। मैं अभी बस आपको ये एक सवाल इसका करा दूं, फिर आगे बात करता हूं कि आपने और क्या चीज रिवाइज करानी। अब मैं आपके सामने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट केस 3 जो है उसको करने के लिए मैं एक डाटा बनाता हूं, और फिर उसी डाटा से न्यूमेरिक भी हो जाएगा और आपको वो सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। सपोज करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 1000 kgs था, और ओपनिंग में मटेरियल की कॉस्ट 10,000 है, लेबर की कॉस्ट 5,000, ओवरहेड्स की कॉस्ट भी 5,000। तो इसका मतलब है ओपनिंग की टोटल वैल्यू 20,000 थी, 1000 यूनिट्स थे। फिर आपने इस प्रोसेस में मटेरियल इनपुट किया 20,000 kgs, और इसकी कॉस्ट है 1 लाख। तो ये डाटा आपको पता है गिवन होता है। लेबर की कॉस्ट इंकर हुई 60,000 और ओवरहेड्स की कॉस्ट इंकर हुई 40,000। और क्वेश्चन कहता है नॉर्मल लॉस इज 10%। इसका 10% अंडरस्टूड होता है कि इनपुट का, इनपुट 2000 था तो 2000 का 10%, 20,000 का 10% 2000 बना। और मैं सपोज कर रहा हूं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू उसने बताई हुई थी $2 पर केजी। तो ये केजीज हैं, ये इसकी कॉस्ट है। इसी तरह ये कॉलम भी केजीज का था, ये कॉस्ट का। तो स्क्रैप वैल्यू उसने बताई $2, तो कॉस्ट बन गई 4। अब नॉर्मल लॉस बताया हुआ है, सपोज कर रहा हूं 3000। आउटपुट जो है वो उसने बता दी 14,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी बता दिया, या बैलेंसिंग फिगर भी निकाली जा सकती है। तो ये देखें, ये 21,000 बनता है, तो यहां भी ये 21 होना चाहिए। तो 14 और 2 16 और 3 19, तो 2000 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब इस तरफ टोटल और इस तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये 2 वर्क इन प्रोसेसेस हैं हमारे पास इस सवाल में। ओपनिंग के लिए कहता है मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 60% लग चुकी थी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल 100% लग चुका है और कन्वर्जन कॉस्ट 70% लग चुकी। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी दी होनी चाहिए। और कंपनी यूज करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत हमने इसकी कॉस्टिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब मैं आपको इसकी रिवीजन कराता हूँ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने होते हैं, और इक्विवेलेंट यूनिट्स परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बेस पे बनते हैं। तो 2 कॉलम बनेंगे, एक मटेरियल का और एक कन्वर्जन का। और आपको याद होगा कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम एक चीज फाइंड करते थे, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, यानी कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो इसी पीरियड में स्टार्ट हुए और इसी में फिनिश हुए। तो उसका फार्मूला आपको लिखवाया था आउटपुट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। आउटपुट में से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर दो, तो आउटपुट है 14,000
माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1000। तो इसका मतलब है 13,000 यूनिट्स वो हैं जो इसी पीरियड में स्टार्ट हुए और इसी में कंप्लीट हुए, तो इसीलिए लॉस आना होता है। अब नॉर्मल लॉस डाटा में देखें तो दिया हुआ है 3000 का, लेकिन अब नॉर्मल लॉस के कोई परसेंटेज नहीं दी हुई। तो अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज अगर नहीं दी तो हम समझेंगे कि अब नॉर्मल लॉस आखिर पे जाके पता चला तो 100% रिसोर्सेज यूज कर गया। तो अब नॉर्मल लॉस का 100% फिगर ही हमने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना होता है। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड की थी 2000 की। अब क्लोजिंग की परसेंटेज, मटेरियल लिखा हुआ है 100% लग गया, ये देखें मटेरियल की परसेंटेज 100 और कन्वर्जन की परसेंटेज 70%। तो 2000 का 100% 2000 और 70% 1400। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमने लिख दिया। अब उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1000 kg था, लेकिन ओपनिंग पे देखो 100% मटेरियल पहले से लगा हुआ है। इसका मतलब है मैंने कोई फर्दर मटेरियल ऐड नहीं किया, क्योंकि सारे का सारा मटेरियल ऑलरेडी ओपनिंग के वक्त पे लग चुका था। और कन्वर्जन कॉस्ट 60% लग चुकी थी, तो मैंने 40% इंकर की है। तो ये 400 कैसे बना, 1000 का 40%। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को गलती होती है, लेकिन आपने क्योंकि ये पहले बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये जब हमें मिला तो इस पे मटेरियल 100% लग चुका था और कन्वर्जन कॉस्ट 60% लग चुकी थी। इसका मतलब है मैंने करंट पीरियड में इस पे कोई फर्दर मटेरियल ऐड नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी 100%, तो जीरो। और कन्वर्जन कॉस्ट वाज 60%, तो मैंने फर्दर सिर्फ 40%। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स बन जाएंगे 13 और 3 16 और 2 18,000। ये मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए, और कन्वर्जन के 16 17 17,800। और उसके बाद कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो मटेरियल की कॉस्ट, तो इसमें करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी होती है। तो मटेरियल की करंट पीरियड की कॉस्ट 100,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 4000 है आई थिंक, मुझे देख लेने दें जी। स्क्रैप वैल्यू 4000 है, वो माइनस कर दी, और पीरियड मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख और डिवाइड बाय 18,000, तो ये बना 96,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 5.33। लेबर कॉस्ट, करंट पीरियड में लेबर की कॉस्ट 60,000 थी, डिवाइडेड बाय, बल्कि इकट्ठा कर लेते हैं, लेबर एंड ओवरहेड को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि उसने कन्वर्जन दिया हुआ था। तो प्लस 40,000 के ओवरहेड्स थे, तो के यूनिट्स हैं 800, तो ये 1 लाख ही बन गया। तो ये बना $5.6180। 4 डेसिमल तक मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इसको आप कर सकते हैं। तो ये बना जी 10.95 5.3 प्लस 5.6180, तो 10.9513। तो ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आई। अब इस कॉस्ट को कहां कहां यूज करना है, अब नॉर्मल लॉस के लिए यूज करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए यूज करेंगे, और स्टार्टेड एंड फिनिश के लिए यूज करेंगे। तो अब नॉर्मल लॉस के लिए देखते हैं। अब नॉर्मल लॉस कितना था,
3000, तो उसको जब इस रेट से ज़रब देंगे तो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आई 32,854। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में दो चीजें हैं, मटेरियल और कन्वर्जन। तो मटेरियल 100% था, कन्वर्जन 1400 थी। अब मटेरियल के लिए मटेरियल का रेट 5.83 इंटू 2000, तो ये बना 10,667.6180। तो ये आपका वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बन गई। आउटपुट एक तरीका तो है कि ये बना 2 लाख, इन चीजें लेस करके बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। 220,667 भी लेस कर दिया और 7,164,614, तो ये आउटपुट की वैल्यू आ, लेकिन आउटपुट की वैल्यू हम कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम चाहते तो ये आउटपुट की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन फर्स्ट हिस्से बन जाते हैं। एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाता है और एक स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। अब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है उसपे कुछ पैसे प्रीवियस पीरियड में लग चुके होते हैं, प्रीवियस पीरियड कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे सवाल में देखो तो कहता है जी 20,000 का पहले से लगा हुआ था, कैसे पता चला? ये देखें डाटा को, ये देखें 10,000, तो ये 20,000 बना। तो ये 20,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी, तो वो मैंने लिख दी। ओपनिंग में मैंने इस पीरियड में भी कुछ पैसे लगाए हैं, कैसे पता चलेगा कि करंट पीरियड में भी कोई वर्किंग हुई है इस पे? तो बिल्कुल हुई है। इक्विवेलेंट यूनिट्स देखें तो यूनिट्स आएगी, लेकिन 400 यूनिट कन्वर्जन के लगे हैं। तो इसका मतलब है कि मटेरियल के लिए तो 0 हो गया, यूनिट थे तो वो था 5.610। जी बिल्कुल, 5.6। तो ये मटेरियल ओपन और करंट के और स्टार्टेड अगर देखा जाए तो स्टार्टेड एंड फिनिश की फिगर हमने बनाई थी 13,000। तो वो जो 13,000 यूनिट हैं उन पे अब जो रेट लगेगा वो वही रेट लगेगा जो हमने यहाँ पे निकाला था 13। तो ये बना 142,669 और इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगी कॉस्ट ऑफ आउटपुट। तो इनका टोटल करके देखें आप कितना आता है। ये बल्कि बनता है 142,367 प्लस 20,000 प्लस 2247, तो ये आया 164,614। तो देखें एक डेसिमल की भी राउंडिंग की वजह से फर्क नहीं आया। हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली थी वो भी 164,614 है और ये फिगर भी एग्जैक्ट मैच कर रही है।
तो ये हमारी एक्सपर्टीज को शो करता है कि हम कितने एक्सपर्ट हैं, कि हमने राउंडिंग की वजह से भी फर्क नहीं आने दिया। तो खैर राउंडिंग की वजह से फर्क एमसीक्यूज में हो अगर सवाल, तो फिर भी डाटा ऐसा दिया जाता है कि वो मिनिमम डिफरेंस आएगा, तो आपने करीब तरीन आंसर सेलेक्ट कर लेना। और आपको पता है कि एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में भी वर्किंग सारी यही है, सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है, और वो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया हुआ है। अब यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज पूछें, मैं आंसर करता हूं। जी, अगर हम सीपीआर के फॉर्मेट को देखें तो सीपीआर जो है वो टी अकाउंट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो टी अकाउंट आपके सामने बना हुआ था, अब उसको अगर मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूं, ये था टी अकाउंट, इसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाए तो वो सीपीआर बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीआर कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। पहला स्टेप क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी लिखनी है, मैं उसी सवाल से बना रहा हूं, और इनपुट की क्वांटिटी लिखनी है। तो ये 21,000 हुआ, और फिर इसी के अंदर आपने नॉर्मल लॉस 2000 था, नॉर्मल लॉस 3000 गिवन था, आउटपुट 14,000 की गिवन थी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आई थिंक हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड की थी, तो ये भी टोटल 21,000 हो गया। तो ये जी पहला स्टेप आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया। जो चीज आपने प्रोसेस में डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखी थी, पहले डेबिट साइड वाली चीजें आ गई, फिर क्रेडिट साइड वाली। तो ये सीपीआर का पहला पार्ट क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट होता है कॉस्ट इंकर्ड। तो कॉस्ट इंकर्ड में आपने डेबिट साइड वाली कॉस्ट का कॉलम लिखना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट लिखेंगे, जो कि उसने दो हिस्सों में डिवाइड की हुई है, मटेरियल और कन्वर्जन में। मटेरियल भी 10,000 का है और कन्वर्जन भी 10,000 की है, तो हम उसी तरह लिख लेंगे। फिर हमने करंट कॉस्ट लिखनी है, करंट कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट उसने दी हुई है 1 लाख की, और कन्वर्जन की कॉस्ट भी 1 लाख की है। तो इनका टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,20,000। तो देखें ये आपका सीपीआर का सेकंड पार्ट भी बन गया। क्वांटिटी स्केड्यूल इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज द डेबिट साइड डॉलर कॉलम, कि जो डॉलर में चीजें लिखी हुई थी, ये वाली डॉलर में चीजें जो लिखी थी, इनको लिखना है। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन की बजाय लेबर ओवरहेड लैदा दिया हुआ है, तो आप लैदा लिख सकते थे कि लेबर 5,000, ओवरहेड 5,000, लेबर 60,000, ओवरहेड 40,000, लेकिन मैंने इकट्ठा लिख दिया है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो आपने अपना फॉर्मेट देख लेना है कि पेपर में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें लेबर ओवरहेड की ऑप्शन आ रही है या कन्वर्जन की, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के अंदर आपने ये वर्ड नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ उसने लिख के दिया होगा, आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर कन्वर्जन की ऑप्शन आ रही हुई तो कन्वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर लेबर ओवरहेड की आ रही हुई तो लेबर ओवरहेड सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, तीसरा पार्ट, अब सीपीआर का तीसरा पार्ट, उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो किस तरह हुई है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सबसे पहले
नॉर्मल लॉस की वैल्यू लिखेंगे, और नॉर्मल लॉस आपको पता है किस पे आता है, स्क्रैप वैल्यू पे। तो स्क्रैप वैल्यू 4000 लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो वहीं से वर्किंग उसी तरह होगी सारी। अब नॉर्मल लॉस हमने लिखा है 32,854 का, तो यहाँ पे 32,854 वर्किंग वैसे ही करनी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स भी बनने हैं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी कैलकुलेट होनी है। फिर आउटपुट की कॉस्ट भी उसी तरह वर्किंग सारी होगी, तो यही 164614। फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा, और क्लोजिंग में हम अलग-अलग लिखेंगे। तो अलग-अलग कितनी फिगर है, वो 10,667, और कन्वर्जन की है 7865। और ये सारी चीज़ें लिखी गई जी, बिल्कुल। तो इनका टोटल भी वो 2,20,000 होगा। तो ये जी आपका तीसरा पार्ट भी बन गया। और चौथा पार्ट अगर कभी दिया हो तो वो इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट होती है। तो ये आपका सीपीआर का चौथा पार्ट जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट होगी, लेकिन मेन 3 पार्ट्स यही हैं। तो ये था जी सीपीआर का फॉर्मेट, लेकिन इसमें वर्किंग वही होनी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स की भी वर्किंग होगी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की भी होगी। तो आपने पेपर में सबसे पहले वर्किंग कर लेनी है। अगर आपको पेपर में सवाल समझ ना आए तो, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट जो है वो अकाउंटेंट के लिए टी अकाउंट को समझना आसान होता है, आप पहले टी अकाउंट बना लें और फिर उस फॉर्मेट में पुट करें। अच्छा, वैसे ये जो पहले 2 कॉलम है ना सीपीआर के, आपको ये टोटल 10 मार्क्स के इसके नंबर होंगे। तो ये पहला पार्ट आपको डाटा ही दिया होता है, आपने इसको फौरन लिख लेना है। ये सेकंड पार्ट भी डाटा ही होता है, आपने इसे फौरन लिख लेना है। वर्किंग की जरूरत कहाँ कहाँ पेश आती है, यहाँ पे वर्किंग की जरूरत है, यहाँ पे वर्किंग की जरूरत है, और यहाँ पे वर्किंग की जरूरत है। अगर आप ये 4 चीजें ना भी कैलकुलेट करें तो इस 10 में से 5 नंबर आपके बन चुके हैं, क्योंकि बाकी हिस्से के भी तो नंबर है ना। तो वर्किंग के नंबर आल्दो ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि 50% नंबर आप फिर भी ले सकते हैं। तो आपने इस सवाल को स्किप नहीं करना। आपको ये ना भी आता हो, सपोज करें कि इतना मुश्किल सवाल आ गया कि आपसे नहीं हो रहा, आपने इसे छोड़ना नहीं है। आपने डाटा में से वैल्यूज, ये दोनों ऊपर वाले कॉलम अब बहुत आसान है, तो 5 नंबर आपके कम से कम आपको इन दोनों से मिल जाएंगे। और आपको पता है जब बैड लक होती है तो 1 नंबर से भी बंदा रह जाता है। तो आपने स्किप कुछ नहीं करना, आपको ये आता होगा, इतना तो आपने जरूर कर लेना है। और बाकी यहाँ पे वर्किंग की जरूरत पड़ेगी, स्क्रैप वैल्यू भी आपको गिवन होगी, जस्ट आपने लिखनी है। सिर्फ इन चीजों के लिए वर्किंग चाहिए, और वो वर्किंग किसकी चाहिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स की और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की, और वो तो आपको आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अगर इतना टाइम लगा के पढ़ा है और आपको ना आता हो। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके एमसीक्यूज भी करने हैं लाजमी, क्योंकि एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसको सिर्फ लॉन्ग के एंगल से ना देखें। तो उसका बेस्ट हल जो है वो आपकी किट्स हैं, जो आपने कैप्लान और बीपीपी और बुक से भी पढ़ लिया करें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स लाजमी करें। जी मरियम, कोशिश होती है कि हर चीज़ क्लियर ही हो, स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। नो इशू, थैंक यू। जी, अब क्या रिवाइज कराऊं, सर्विस कॉस्टिंग। ओके, जी ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग को देखते हैं।
कॉस्टिंग से हम वाकिफ हैं कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट फाइंड करना। तो सर्विस कॉस्टिंग इज अ वे टू फाइंड कॉस्ट ऑफ अ सर्विस। सर्विस कॉस्टिंग इज अ वे टू फाइंड कॉस्ट ऑफ अ सर्विस। अब जो सर्विस है, सर्विस की मेन निशानी जो है वो ये है कि सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, और जो चीजें इनटेंजिबल होती हैं वहां पे कॉस्ट फाइंड करना जरा थोड़ा सा टेक्निकल ट्रिकी होता है। तो सबसे पहले हमने जो चीज देखी थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर्विसेज बिजनेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो उसके लिए हमने एक वर्ड याद किया था, शिप। पहली चीज थी साइमल्टेनिटी। सर्विसेज जो हैं वो जैसे जैसे मिलती हैं वैसे वैसे कंज्यूम हो जाती हैं। जैसे आप आईसीएमए से पढ़ रहे हो तो जैसे जैसे लेक्चर गुजरते जा रहे हैं आपका राइट टू रिसीव खत्म होता जा रहा है। और इंटरनेट की सर्विसेज हैं, आप मंथली बेसिस पे सपोज करो यकम से आपका पैकेज स्टार्ट होता है, तो आज 31 है, आपके जितने जीबी भी इंटरनेट के पड़े होंगे वो आज खत्म हो जाएंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बेशक आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो ये सर्विसेज की निशानी है कि सर्विसेज को हम जब चाहें तब इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसे उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पीरियड के लिए हमें वो मिले। फिर सर्विसेज जो हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि डिफरेंट होती हैं। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी, जैसे चीनी घी ये एक जैसा होता है, आप कहीं से भी बाय करें एक जैसी शक्ल ही है। तो हेट्रोजीनियस ये इसलिए है कि इसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है और हर ह्यूमन एफर्ट डिफरेंट होती है। मसलन एक स्टूडेंट कहता है जी मेरे पास जोंग का नेट बहुत अच्छा चलता है, और एक कहता है नहीं जी जोंग तो फारग है। अब वो क्यों, दोनों की परसेप्शन क्यों है? क्योंकि जो मिस्टर ए था जिसने कहा कि जोंग का नेट बहुत अच्छा है, वो उस इलाके में रहता था जहां पे जोंग की कवरेज अच्छी थी, और जो मिस्टर बी था वो उस जगह पे रहता था जहां पे जोंग की कवरेज नहीं थी, तो वहां हो सकता है जैज का नेट अच्छा हो। तो इट मींस कि सर्विसेज में जैसे मैंने नेट की एग्जांपल दी है, तो जरूरी नहीं है कि एक सर्विस जो मुझे सूट करती है वो दूसरे को भी सूट करे। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस, एक परसेप्शन थी पाकिस्तान में कि ऑनलाइन क्लासेस का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने देखा कि आईसीएमए ने ऑनलाइन क्लासेस कराई और इफेक्टिवली ऑनलाइन क्लासेस करवाई गई, सिलेबस 100% हुआ, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर हुए, रिवीजन हुई। अब मुझे स्टूडेंट्स ये कॉल करके कह रहे हैं सर आप ऑनलाइन ही हमें चलाएं, ताकि हमारी आने जाने की कॉस्ट से, वो ऑफिस से भागना पड़ता था कि क्लास है शाम को कैंपस पहुंचे, तो इस तरह के बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, आप ऑनलाइन चलाएं। तो अब एक स्टूडेंट को हो सकता है ये चीज़ें सूटेबल लग रही हो, और एक ऐसा स्टूडेंट अगर उसके पास ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये चीज़ें नहीं है तो उसके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हर चीज़ की जो है सर्विसेज की नेचर हेट्रोजीनियस होती हैं। फिर इसी तरह अगर मैं पढ़ाने की बात करूं, तो जब मैंने पहली दफा यही टॉपिक पढ़ाया होगा तो उस वक्त हो सकता है मैंने डिफरेंट तरीके से पढ़ाया हो। अब अगर आज भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊं, वही सारी चीजें रिपीट करूं, तो फिर क्या होगा, बोरियत हो जाएगी। तो मैं अब जब रिवीजन करा रहा हूं तो मैं उसको इस तरीके से रिवाइज करा रहा हूं कि आपका इसमें भी इंटरेस्ट बन रहा है। और इसी तरह सर्विसेज, हर दफा आप देखें सर्विस कॉस्टिंग पहले भी पढ़ा था आज भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया। क्यों? ह्यूमन एफर्ट की वजह से, कि ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है। इसी तरह हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, किसी दिन डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो बहुत थोड़ा टाइम लगा रहा है हर पेशेंट पे, बस ठीक है, और एक दफा हम गए, उसने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अच्छे तरीके से चेकअप किया, तो ये भी अगेन हेट्रोजीनिटी आ गई कि एक ही बंदे के पास हम जब सर्विसेज लेने गए तो हर दफा उसकी सर्विसेज पहले से डिफरेंट हुई। लेकिन प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। चीनी मिलनी है तो हमेशा एक जैसी मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा मीठी चीनी मिल जाए, कम मीठी चीनी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हेट्रोजीनिटी नहीं आएगी, वो होमोजीनियस होंगे।
तो सर्विसेज की पहचान हेट्रोजीनिटी है, हेट्रोजीनियस होती हैं कि हर दफा पहले से मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। तीसरी चीज इंटेंजिबल है, जैसे स्टडी, चेकअप, कंसल्टेंसी, तो ये सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और जो चौथी चीज है कि सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल कहते हैं जिसको स्टोर ना किया जा सके। जैसे आपने आईसीएमए को फी पे की तो आपने इसी सेशन में पढ़ना है, फी फ्रीज नहीं हो सकती, तो ये पेरिशेबल नहीं है, यानी स्टोर नहीं की जा सकती। पेरिशेबल का मतलब है विच कैन नॉट बी स्टोर्ड, जल्दी खत्म हो जाती है। मैंने इंटरनेट की एग्जांपल दी कि अभी 30 GB डाटा रहता है, लेकिन आज लास्ट डेट है, तो 30 GB अगर इस्तेमाल ना कर सका तो वो ज़ाया है। तो सर्विसेज की निशानी ये है कि वो पेरिशेबल होती हैं। और एक पांचवी निशानी भी मैंने आपको बताई थी, नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी सर्विसेज में आपको ऑनरशिप नहीं मिलती। जैसे आपने शुगर बाय की तो आपने खरीदी, आप जाके किसी गरीब को दे दें, फेंक दें, खुद इस्तेमाल कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। मसलन आपने पैसे दिए हैं, जैसे आप जहाज में ट्रैवल करते हो, सपोज करो 1 लाख की आपने एयर की टिकट बाय की है, एयरप्लेन की, तो 1 लाख रुपए आपने दिया है सिर्फ ट्रैवल करने का। आप उसे कहो यार ये 1000 रुपए का हेडफोन ही मुझे दे दो, वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने ट्रैवल करने की कॉस्ट दी है। तो सर्विसेज में आप वो सीट आपके नाम नहीं हो जाएगी, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ उस सर्टन टाइम के लिए आपने पैसे दिए हैं, उस सर्टन सर्विसेज के लिए। सर्विसेज की एक ये भी निशानी है कि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ये तो सर्विसेज बिजनेस की पहचान होगी। अच्छा, अब ये इस तरह की नेचर में हमने इसकी कॉस्टिंग करनी है, और आपको पता है कि कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले कॉस्ट यूनिट का पता होना चाहिए कि कॉस्ट यूनिट क्या चीज है। अब जैसे आप पेट्रोल बाय करते हो तो आपको सबको पता है कि पर लीटर रेट होता है, तो कॉस्ट यूनिट पेट्रोल के लिए, पेट्रोल की अगर कॉस्टिंग करनी है तो आपको लीटर उसका कॉस्ट यूनिट आ गया। इसी तरह आपने अगर चीनी बाय करनी है तो शुगर के लिए केजीज हो गए। आपने एग्स बाय करने हैं तो एग्स के लिए डजन हो गया। तो इट मींस ये कॉस्ट यूनिट है कि कॉस्ट किस हिसाब से इंकर होती है। जो सर्विसेज है, जैसे अगर मैंने एरोप्लेन की एयर टिकट की बात की है, अगर आपने कराची से लाहौर आना है तो रेट कुछ और है, कराची से इस्लामाबाद जाना है तो रेट कुछ और है। वजह क्या है? एक ही बंदा है, सपोज करें मिस्टर ए, उसका वजन वही है, वो एक दफा कराची गया, एक दफा लाहौर गया, लेकिन दोनों का किराया उसने डिफरेंट चार्ज किया। क्यों? किलोमीटर्स की वजह से। तो वो कैसे किराया चार्ज कर रहे हैं? पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, यानी हर पैसेंजर से किराया ले रहा है और हर किलोमीटर का किराया ले रहा है। तो पर किलोमीटर, पर पैसेंजर आपसे उसने चार्ज किया। हम टीसीएस की बात करते हैं, कोरियर सर्विसेज। तो कोरियर सर्विसेज में आपने 1 kg जो है वो कराची से मुल्तान भेजना है, और 1 kg ही आपने कराची से लाहौर भेजना है। इस सूरत में अगेन रेट डिफरेंट होगा। तो वो कैसे चार्ज कर रहे हैं? पर किलोमीटर, पर केजी, यानी जितने किलोमीटर लेके जाओगे, जितने किलो होगा उस हिसाब से रेट चार्ज किया जाएगा। इसी तरह होटल्स की बात करें तो जो होटल्स हैं, पर रूम पर नाइट, यानी एक रूम का एक नाइट का क्या किराया है। इसको पर बेड भी कह सकते हैं, पर बेड पर नाइट। सिंगल बेड वाला रूम है तो और किराया, डबल बेड वाला है तो और किराया। तो ये
देखा आपने कि सर्विसेज सेक्टर में आपका जो कॉस्ट यूनिट है वो एक से ज्यादा चीजें हैं। जहां पे टेंजिबल चीजें थी जैसे पेट्रोल था तो सिर्फ लीटर देखते थे, तो सर्विसेज में दो चीजें देखी जा रही हैं कम से कम। तो इस चीज को कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होंगे। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में डायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम होती हैं, ये भी बात याद रखनी है। इन सर्विसेज डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरी लो एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर हाई। जैसे एक बंदा हॉस्पिटल गया तो उस पेशेंट पे डायरेक्ट कॉस्ट क्या इंकर हुई? सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर जो उस पेशेंट को उसका नाम लिख के मेडिसिन लिख के दी। बाकी सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट है। रेंट फिक्स है हॉस्पिटल का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स हैं एक तरह से। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है कि सर्विसेज बिजनेस में किस कॉस्ट का प्रोपोर्शन हाई होता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर हाई एंड डायरेक्ट कॉस्ट आर लो। होटल्स को देख लें तो फिक्स रेंट है, एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट कोई भी डायरेक्टली नहीं है। तो सर्विसेज सेक्टर में डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो लो होती है। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछें। जी देख लेते हैं जी, क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। जी मैं वही क्वेश्चन ही ढूंढ रहा था। लेकिन मुझे वो फाइल मिली नहीं, मैं अभी आपको करवाता हूँ, वेट करें। जी ये किट का ही एक सवाल है कैपलान का, मैं उसका डाटा आपके सामने लिखता हूँ। एक होटल है, उसमें कुछ रूम ऐसे हैं जिनमें डबल बेड्स हैं और कुछ में सिंगल हैं। टू 260 रूम्स हैं जिनमें डबल बेड है और 70 रूम है जिनमें सिंगल बेड है। ये टोटल रूम्स हैं। लेकिन इनमें से अवेलेबल फॉर रेंट ये 260 सारे अवेलेबल नहीं है, 240 को रेंट आउट किया जा सकता है और इसी तरह 70 में से 40 को। और एक चीज और दी हुई है, एवरेज रूम्स ऑक्युपाइड। कहता है नॉर्मली जो रूम ऑक्युपाइड होते हैं वो कितने हैं? ये वाले 200 होते हैं और ये वाले 30 होते हैं। यानी ये हमारी टोटल कैपेसिटी थी, टोटल 100% कैपेसिटी, उसमें से अवेलेबल कितने थे? इतने इतने। लेकिन ये भी पूरे ऑक्युपाइड नहीं है। अब कुछ डाटा और भी गिवन है। नंबर ऑफ गेस्ट्स इन पीरियड, इन दिस पीरियड। कहता है इस पीरियड में कितने लोग आए, तो वो 6450 है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे,
कितनी देर उन्होंने स्टे किया, तो वो कहते हैं 2 days है एवरेज। इसकी पेरोल की जो कॉस्ट है, पेरोल किसको कहते हैं? लेबर को। पेरोल कॉस्ट इज 100,000। क्लीनिंग कॉस्ट 5,000। लॉन्ड्री कॉस्ट 22,500। अब पूछा क्या है? एवरेज कॉस्ट पर ऑक्युपाइड बेड। एवरेज कॉस्ट पर ऑक्युपाइड बेड उसने पूछा है। अब हमें सबसे पहले तो ऑक्युपाइड बेड्स चाहिए, क्योंकि कॉस्ट तो सीधी सीधी दी हुई है। तो हमें बेड्स की तादाद देखनी है कि एवरेज ऑक्युपाइड बेड्स कितने थे। अब कॉस्ट देखें तो कॉस्ट तो इनका सम होगा। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई? 1,27,500 मेरा ख्याल, ये हमारी कॉस्ट है। अब हमें बेड्स चाहिए, तो देखें ऑक्युपाइड बेड्स 200 रूम, 30 रूम। अब ये जो 200 रूम है, इनमें कितने बेड्स हैं? डबल बेड है, तो 200 ज़रब 2, तो ये नंबर ऑफ बेड्स आ गए। ठीक है, और 30 हैं जिनमें सिंगल बेड है, तो ये बना 400 और ये बना 30। इसका मतलब है ये एक दिन में 430 बेड्स ऑक्युपाइड होते हैं। 430 बेड्स पर डे। और ये डाटा कितनी देर का है? इन दिस पीरियड लिखा है। अब पीरियड जो है वो कितनी देर का होगा, कुछ नहीं बताया, तो हम इसको मंथ समझ लेते हैं कि ये हमारा मंथली डाटा था। अगर ये मंथ के अलावा कुछ हो तो वो क्लियर बताएगा कि ये एनुअल है, क्वार्टर है। तो इसका मतलब है 430 बेड्स ऑक्युपाई होते हैं रोज। तो मंथली कितने बेड्स ऑक्युपाइड होंगे? तो 430 को 30 से ज़रब दे दें, 30 डेज होते हैं महीने में। अब ये नहीं सोचना कि किसी महीने में 31 भी हो सकते हैं, किसी में 29 भी हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं। आपने एवरेज डेज लेने हैं जो कि 30 हैं। तो इसका मतलब है आपके पूरे महीने में 12,900 बेड्स ऑक्युपाइड हुए। तो इसका मतलब ये बना, एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? इसी को आप 12,900 से डिवाइड कर दें। तो 1,27,500 को 12,900 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9.88। तो ये आपकी पर ऑक्युपाइड बेड कॉस्ट आई। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता था। उसने कहा इस पीरियड में इतने गेस्ट आए और हर बंदा 2 दिन स्टे किया, तो इसका मतलब है वो 2 दिन इस बेड पे रहा, तो ये भी 12,900 ही बनता है। तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड बेड इस तरीके से भी निकाले जा सकते थे कि नंबर ऑफ गेस्ट दिए हुए थे और एक गेस्ट 2 दिन स्टे किया, तो इसका मतलब है वो 2 दिन उस बेड पे रहा, तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड बेड्स डेज आ गए आपके। तो देखें, हमने बेड का भी हिसाब रखा है, डेज का भी हिसाब रखा है, 2 चीजों का हिसाब रखा है। तो 12,900 बेड। अब वैसे प्रैक्टिकली उसके पास इतने बेड्स नहीं थे, लेकिन वो गेस्ट चेंज होते रहे ना, कि 2 दिन एक बंदा स्टे करके गया, फिर 2 दिन दूसरे आ गए, 2 दिन दूसरा, 2 दिन दूसरा, इसी तरीके से टोटल 12,900 बेड्स बने उसके ऑक्युपाइड बेड्स।
जी, इसकी कॉस्ट यूनिट वही है ऑक्यूपाइड बेड पर डे, यानी जितने बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो इतनी उसकी कॉस्ट है पर डे की। अच्छा, इसी सवाल में एक चीज मैंने आपको और कैलकुलेट कराई थी कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑक्यूपाइड परसेंटेज बता दें कि कितने परसेंट ऑक्यूपेंसी है इसकी, तो इसी सवाल में एक चीज और पूछी जा सकती है, ऑक्यूपेंसी लेवल, यानी कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा ऑक्यूपाइड बेड्स डिवाइडेड बाय अवेलेबल बेड्स। मेरे पास कितने थे जिनको मैं अवेलेबल कर सकता था। तो देखें 430 ऑक्यूपाइड है। 430 कैसे निकले कि 200 रूम है डबल बेड वाले, 400 बेड और 30 है सिंगल वाले, तो 430 बेड्स हैं पर डे। और डाटा को देखें तो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 240 हैं डबल बेड वाले और 40 हैं सिंगल बेड वाले, 480 और 40, 520 बन गया। तो अवेलेबल जो है वो 520 है, तो 430 डिवाइडेड बाय 520 तो 82.69%, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देते हैं परसेंटेज के लिए, 82.69%, यानी जितनी अवेलेबिलिटी थी उसमें से 82.69% जो है वो ऑक्यूपाइड है, बाकी खाली है। तो ऑक्यूपेंसी लेवल भी अगर पूछे तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब देखो अगर इसी होटल का ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ जाए तो देखो पेरोल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके वेटर वगैरह हर चीज फिक्स्ड कॉस्ट है। क्लीनिंग कॉस्ट पे माइनर सा फर्क पड़ेगा, लॉन्ड्री पे माइनर सा फर्क पड़ेगा, यानी वेरिएशन थोड़ी सी आएगी। इसीलिए कहते हैं कि सर्विसेज सेक्टर में फिक्स्ड कॉस्ट जो है यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हाई होती हैं और डायरेक्ट कॉस्ट लो होती हैं। जी, सर्विसेज के हवाले से और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको करवाई थी जिसमें वो कहता था कि सामान लेके ट्रक जा रहा है दूसरी शहर में तो किलोमीटर, टन किलोमीटर कैलकुलेट हुए थे। उस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को लाजमी कर लीजिएगा, वो एक अच्छा सवाल है। वो बुक में ही, कैप्लान की बुक में ही है कि वो एक ट्रक है, वो एक सामान लेके जाता है टन्स में, तो वो एक इलस्ट्रेशन आपने खुद से करनी है, ऑलरेडी करवाई हुई है। अगर कोई इशू हो तो वो ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड वाला सुन ले, उसमें वो सॉल्व हुई हुई है। ये प्रिपरेशन अपनी पेपर तक आपने जारी रखनी है, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहें, जहाँ कोई इशू आए वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं आप। और रिकॉर्डिंग मौजूद है ऑनलाइन का। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब मर्ज़ी किसी लेक्चर को रिवाइंड करके रीप्ले किया जा सकता है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जी, आप सब लोगों का, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपने बस एक काम करना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरा नाम याद रखना है। आपने इंशाल्लाह इसको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करके आपने भी मेरी तरह इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना है। तो आपने बस मुझे अच्छे अल्फाज में याद करना है, मेरे लिए यही अप्रिसिएशन आपकी काफ़ी है। अदर देन सब्जेक्ट भी कभी कोई काम हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप मुझे बाद में भी बता सकते हैं। जी, मैं ऑलमोस्ट ICMA का हर सब्जेक्ट ही पढ़ाता रहा हूँ, और लेकिन मैंने अब पढ़ाना छोड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से।
मैंने तकरीबन 12 साल सीए को, एसीसीए, सीमा, आईसीएमए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं सारे कोर्सेज के, और अच्छा रिजल्ट दिया है हमेशा। लेकिन मैंने अब ना पढ़ाने का काम ज़रा कम किया हुआ है, तो अब नेक्स्ट सेशन में होपफुली मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने ये भी, मुझे काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है अपना काम छोड़ के। लेकिन आप लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जी, मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ा तो सब कुछ सकता हूँ, एमए, एसएमए, एफए, एएफएआर, एसएफएम, तो सारे न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसी तरह फिंगर टिप्स पे हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ना मैं वैसे ही पढ़ाने से ज़रा बागी हुआ हूँ, मैं कम पढ़ा रहा हूँ। शुरू में काफ़ी पढ़ाता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन अ डे भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब जो है वो काम ख़त्म कर दिया है पढ़ाने का ऑलमोस्ट। कभी कभी शौक उठता है तो फिर मैं पढ़ा लेता हूँ। तो आप अगले कोर्सेज में भी, नंबर तो आपके पास आ गया है, लिंक रहेगा, मैं फेलो मेंबर हूँ आईसीएमए का, तो जब आप मेंबर बनेंगे तो मेंबरशिप डायरेक्टरी से आपको याद रहेगा, तो आप वैसे राब्ते में इंशाल्लाह रहेंगे हम लोग, वो कोई इशू नहीं है। बस आप लोग भी इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है, कोशिश की है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, आप भी इन चीज़ों को ना रिवाइज रखिएगा, इनको ज़िंदा रखिएगा, इस तरीक़ेकार को ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि अभी आपका ये सफ़र शुरू का है, तो आपने अभी आगे पढ़ना है। इसी पैटर्न से पढ़ें आप सारे सब्जेक्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स लर्न करें, अच्छे तरीके से टाइम दें, तो ये 50% मार्क्स लेना कोई मसला ही नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आईसीएम में कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं होती, ये सिर्फ चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इन अ सेंस कि आपने देखा होगा कि जब से सेशन शुरू हुआ है हमने कोई ब्रेक नहीं की, हम एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते गए हैं, सिलेबस वाइंड अप हो गया, रिवीजन हो गई। अब आप इसी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखें, आप पेपर देंगे तो आपका पेपर पास हो जाए, और जिस सब्जेक्ट को आपने टाइम नहीं दिया वो आपका पेपर रह जाएगा। तो इसलिए आपने टाइम देना है, पहली अटेम्प्ट में दे लें, अगली अटेम्प्ट में दे लें, उससे अगली अटेम्प्ट में दे लें। जब आप एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एफर्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर लेंगे तो आपका पेपर पास है। आईसीएमए कभी भी किसी को जानबूझ के पास या जानबूझ के फेल नहीं करता। ये इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं जो लोगों ने फैलाई हुई हैं, रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायर्ड मेहनत करें, आप पास हो जाएंगे। और उन लोगों को भी आईसीएमए ज्वाइनिंग का मशवरा दें जो लोग अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो एफएससी में जब जाते हैं तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से उनको एडमिशन नहीं मिलता, तो वो फिर ना वॉन्डरिंग करते हैं कि क्या करें। तो उन लोगों को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ लेके आएं, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीए, बीबीए वगैरह से बहुत बेटर है, जॉब्स को बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि वो टैलेंटेड लोग उस तरफ चले जाएं जहां पे उनको जॉब स्कोप कम मिले, कम सैलरी मिले। तो आईसीएमए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप उन लोगों को मोटिवेट करें ताकि आपकी गाइडेंस से कोई बंदा अगर इस फील्ड में आ जाए, और वो ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बेटर होगा बल्कि इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो हैं वो इस कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस कराएं। तो आप इस तरह की छोटी छोटी एफर्ट्स कर सकते हैं। तो मैं खुद भी करता रहता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था मुझे इस इंस्टीट्यूट का नहीं पता था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये वाकई एक लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन है, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने कैरियर जो है वो इस तरफ लेके आया हूँ, तो बहुत सारे लोगों को कहा कि कोई मसला नहीं है, जो होता है अच्छा होता है, आप अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सके तो आप उनकी तरह का लाइफस्टाइल ये क्वालिफिकेशन लेके भी हासिल कर सकते हैं। तो आप बाकी लोगों को मोटिवेट करें, भी एफर्ट करें, घबराना नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट जितना मर्जी मुश्किल हो, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप यूट्यूब वगैरह से
जो है वो भी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोई भी कभी इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू ICM में क्वालिफिकेशन या कुछ भी। इवन कुछ बच्चों ने मुझे जॉब रिप्लेसमेंट के लिए भी कहा है, तो एफर्ट्स करेंगे और करते रहेंगे। तो जॉब्स के लिए भी इंशाल्लाह कोई ना कोई सिलसिला निकलता रहता है। हसन, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग डिप्लोमा है, आप अभी उसके लिए छोटे हैं, आप अभी उसको ना करें। आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ तवज्जो दें। वो आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से ना बहुत सारे जो सेटअप्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं, मतलब उन्होंने अपने बिजनेसेस को ना कम कर लिया है और वो वही काम लोगों से करवा रहे हैं। मसलन आपने पहले टैक्स के काम के लिए एक बंदा रखा हुआ था। मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। सपोज करें आपकी एक कंपनी थी, आप पहले टैक्स के लिए एक एम्प्लॉय रखा हुआ था मिस्टर ए। अब आपने कहा कि काम तो इतना होता नहीं है, मिस्टर ए को फारग कर देता हूँ, तो मिस्टर ए को फारग कर दिया, लेकिन अब टैक्स का कुछ ना कुछ काम तो होगा ना, तो वो टैक्स का काम किसी फर्म से करवा ले। तो इसका मतलब है उस कंपनी ने टैक्स की फर्म से अपना काम करवाया। तो इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी से काम करवा लेना, यानी खुद ना वो काम करें, वही काम किसी से करवा लें। तो ये आउटसोर्सिंग है। तो आपने अपना एक प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया। तो ऐसी ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में भी जो डेवलप हो रहा है कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बजाय इसके मैं अपना डेडिकेटेड स्टाफ रखूं हर काम के लिए, मैं जो छोटा काम है जो मेरा इतना नहीं है या सम टाइम टेक्निकल ज्यादा है, तो आपको खुद से उतना टेक्निकल बंदा नहीं मिलता जितना आप एक एक्सपर्ट से ले लेते हो। तो जैसे आप ऑडिट फर्म से या टैक्स की फर्म से बंदा लोगे तो वो ज्यादा एक्सपर्ट है, उसका नॉलेज ज्यादा है, तो वो आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकता है। तो एक फायदा तो ये भी है, और दूसरा फायदा इसको पे कब करना है, जब इससे काम लेना है। टास्क बेस्ड पेमेंट है, तो वहां उसे सैलरी हर महीने दे रहे थे। तो ये चीज जो है ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन होती है कि आप कौन से एरिया में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, तो वो ICMA ने उसका डिप्लोमा स्टार्ट किया है। लेकिन आप क्योंकि अभी ML1 के स्टूडेंट हो, आपको अभी वो चीज़ें समझ नहीं आनी, वो ज़रा हायर लेवल की चीज़ें हैं। तो आप जब क्वालिफाई कर लोगे तब आप इसको कर लेना। गूगल क्लास में ऑलमोस्ट सारे लेक्चर ही अवेलेबल हैं, और वरना ICMA के पोर्टल पे होंगे। ये आपके पेपर्स तक तो अवेलेबल हैं, अगले सेशन में होपफुली ये नहीं होंगे, इसलिए आप उससे पहले देख लीजिएगा। जो गूगल क्लास में है वो तो जब तक मैं चाहूँ वो कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन पोर्टल वाले जो हैं वो आपकी एक्सेस जो है वो इस एग्ज़ाम की डेट तक होगी, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, मॉक की क्लास आप कह रहे हैं, तो मॉक होता है, हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो एक डेमो एग्ज़ाम है, और ये जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देंगे ना, उसकी जो लास्ट डेट गुजर जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन ये अवेलेबल होता है मॉक एग्ज़ाम। तो मॉक एग्ज़ाम की क्लास भी कंडक्ट कराई जा सकती है, कोई इतना मसला नहीं है। मैं आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में मैसेज कर दूंगा कि मॉक की क्लास के लिए, वो जब मॉक ओपन होगा ना तो तब हम उसे देख लेंगे। और आप खुद से भी कर सकते हैं, और आप जिस सेंटर में पेपर देंगे ना उस सेंटर से भी आपको सिमुलेशन का मैसेज आएगा कि आपकी सिमुलेशन इस दिन है, तो आप सेंटर जाके भी मॉक कर सकते हैं, अदरवाइज घर बैठ के भी किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जब ये मॉक ओपन होता है तो मैं आपकी एक क्लास अरेंज कर लूंगा, आप फिर उस क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि MTQs को किस तरीके से लेके चलना है। अच्छा, फातिमा आपने पूछा है कि MTQ की प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैंने आपको जितने लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं ना उतने ही काफ़ी हैं, उतने ही करें, और बस उससे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको खुद कह चुका हूँ कि 70 मार्क्स में से 50 नंबर बड़े आसानी से MCQs में से लिए जा सकते हैं। और मैंने आपको एक दिन टिप भी दिया था कि MTQ को कभी भी पहले नहीं करना, आखिर पे करना है। टाइम बचेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज नहीं करना।
क्योंकि आप 30 नंबर की खातर 70 नंबर का टाइम जाया कर देते हो, तो इसलिए आपने कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन को पहले नहीं करना, पहले एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद लॉन्ग करेंगे, और हमने ओवरऑल 50 मार्क्स लेने, पास हो जाएंगे। जी बेटा, सुजेशन है आप सबकी, अगर कोई सुजेशन है तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, सुजेशन ये है कि टीचिंग ना छोड़ें। एक्चुअली काम के साथ जो है वो टाइम कम मिलता है, तो वैसे मेरा ऑलमोस्ट बहुत सारा मटेरियल जो है वो तैयार है। यूट्यूब चैनल का अक्सर लोग कहते हैं कि वो बना के वहाँ पे अपलोड कर दें ताकि लोग सीखते रहें, तो इस तरह का भी कोई सिलसिला स्टार्ट कर लेंगे। तो बाकी अगर कभी दोबारा मूड बना तो इंशाल्लाह पढ़ा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस जॉब नेचर, अब सीनियर बंदा जैसे जैसे होता जाता है तो टाइम इस तरह का ज़रा कम होता है, तो इस वजह से स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी जो स्किल्स हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। तो बस आप लोगों को अगर ये टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो जितने बच्चों ने इस क्लासेस को पढ़ा है आप भी कोशिश करें कि इसको फॉलो रखें। आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में साथ साथ आप टीचिंग कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा डेमो ऑलमोस्ट 80-85 आवर्स का मिल गया है कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो आप जो सारे लोग हैं वो एक तरह से मेरी ब्रांचेस बन सकते हैं, मेरी तरह के आप आगे लोग जो हैं टीचिंग में आ सकते हैं। तो आप भी इसको अपनी टीचिंग लाइफ में यूज़ कीजिएगा। आप कल को अकाउंटेंट बने, सीएफओ बने, जो भी बने, साथ साथ कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट के लिए भी पढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। जी, ई कॉमर्स जाहिर है पाकिस्तान में न्यू ट्रेंड है, बाहर तो ऑलरेडी था, हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन पहले आप अभी स्टूडेंट है ना, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। तो बाकी अगर आप किसी के साथ मिलके कोई ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको कर लें, खुद से ना स्टार्ट करें। फैसलाबाद में आईसीएमए जो है वो एक ही जगह पे है। जो कैनाल रोड पे आप बात कर रही हैं वो आईसीएमए की लैंड है। इंशाल्लाह उसे किसी वक्त में बनाएंगे, फिर कैंपस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आईसीएमए जहाँ भी होता है खुद ही है, किसी और को सेकंड ब्रांच नहीं हम देते। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कैनाल रोड पे, वो लैंड है आईसीएमए की। इंशाल्लाह वहाँ पे किसी वक्त में कैंपस बनेगा तो फिर कैंपस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलें ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहना है। इसको इजी नहीं लेना, क्योंकि आज 31 अगस्त है, पेपर आपका ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ होगा। इस महीने को ज़ाया नहीं करना, इसमें आपने अपने तौर पे रिवीजन करते रहना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते रहा करें। जहाँ पे ज़रूरत हो मुझे मेंशन कर दिया उस ग्रुप में, तो मैं भी वहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ। बाकी कॉल पे, एसएमएस पे आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपने मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करानी, आपने पढ़ते रहना है इसको। क्योंकि मुझे जितना मर्जी अच्छा आता हो, जितना मर्जी मैंने अच्छा पढ़ाया हो, आपने पेपर अपनी एबिलिटीज़ पे पास करना है। तो इसलिए आप अपनी एबिलिटीज़ को जंग ना लगने देना इस महीने में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।